हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। और दोस्तों हम जैसा आप सब जानते हैं उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए दोस्तों हम तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों वीडियोस बनाने में थोड़ा लेट हो रहा है, सॉरी यार, क्योंकि घर पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। इस वजह से मैं प्रॉपर टाइमली जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। लेकिन हम धीरे धीरे जो है वो कोर्स को कंप्लीट कर ही देंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी टाइम निकालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जा रही हैं जिसकी वजह से मैं प्रॉपर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, आप अपना पढ़ाई करते रहिए और जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और साथ के साथ जो है उसको अपने एनसीईआरटी की जो बुक है उनसे भी आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना अपना नया यूनिट शुरू करने वाले हैं जो कि होगा एस ब्लॉक, ठीक है ना। और जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो आपके हम सब जानते हैं कि एल्कली मेटल्स उनको कहा जाता है। तो वही उसके अंदर ही हम जो एल्कली और अर्थ एल्कली अर्थ मेटल्स जो दोनों एस ब्लॉक S1 और S2 जो दोनों ग्रुप हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो पहले आज की वीडियो के अंदर जो है हम S1 यानी कि जो एल्कली मेटल्स है उसको डिस्कस करेंगे। और फिर दूसरी वीडियो जो मैं लेके आऊंगा उसके अंदर हम दूसरा ग्रुप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, वैसे तो ये बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है और पूरा पढ़ने वाला चैप्टर है, लेकिन फिर भी जो है हमने करना तो है ही। क्योंकि थोड़ा बोरिंग तो है लेकिन फिर भी हमें अपने हिसाब से इसको करना ही होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो जैसे कि हमने बात की, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें। ग्रुप वन एलिमेंट्स यानी कि उनको एल्कली मेटल्स कहा जाता है। द एल्कली मेटल्स हैव वन इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल्स प्लेस्ड इन ग्रुप वन इन द पीरियोडिक टेबल। तो इनके आपके आउटर मोस्ट जो एस ऑर्बिटल्स है उसमें आपके वन इलेक्ट्रॉन होता है, आप सब जानते हैं। और इनको पीरियोडिक टेबल के ग्रुप वन में रखा गया है, ये हम सब जानते हैं, हमने ये पहले से देखा हुआ है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस प्रकार से होता है इनका, तो ये देखिए मुख्य जो एलिमेंट्स है इसमें देखिए लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। इसमें आप हाइड्रोजन को नहीं ऐड करते क्योंकि हाइड्रोजन आप जानते हैं कि एक नॉन मेटल कैटेगरी में है और ये एक्सेप्शन एक तरह से इस ग्रुप के अंदर होता है क्योंकि उसकी कुछ अलग ही प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम इसमें बेसिकली लिथियम से लेकर फ्रेंसियम तक, जिसमें फ्रेंसियम भी बेसिकली रेडियो एक्टिव हो जाता है। तो बेसिकली हम इन चार एलिमेंट्स की ज्यादातर बात करेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो इसमें आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सब जानते हैं कि जो एस ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। तो यहाँ पर देखिए 2s में 1 है, 3s में 1 है, 4s में 1 है, 5s में 1 है और 6s में 1 है। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। शॉर्ट में इस तरीके से इसको लिखा जाता है। आप जानते हैं कि हीलियम के बाद हीलियम का आपका 2 होता है तो उसके बाद का एलिमेंट इस तरीके से लिख सकते हैं। या नियोन का 10 होता है तो उसके बाद एक इसका बच जाएगा तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाता है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सब जानते हैं किस तरीके से हमने निकालना होता है, ठीक है। ये अबाव का जो प्रिंसिपल होता है उसी के अकॉर्डिंग ये लिखे जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम एटॉमिक एवं आयनिक रेडियाई की। The positive ions are always smaller than the parent atoms. The increase in the size from lithium positive to francium positive as extra cells of the electrons are added. तो बेसिकली आप जानते हैं कि कोई ये जो मेटल्स होते हैं ग्रुप वन के, ये आसानी से क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं अपने, क्योंकि इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन निकालने की। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव आयंस इसके बनते हैं दोस्तों, वो हमेशा उनके जो आयनिक या एटॉमिक जो उनकी रेडियाई होती है वो हमेशा पेरेंट आइटम से कम होती है। क्योंकि जब बाहरी जो एलिमेंट, जैसे ये अगर बाहरी कक्षा है और यहाँ से एक एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके बाद जो ये न्यूक्लियस है इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर बढ़ जाएगा। और इस कारण से ये इसको टाइटली हेल्ड कर देंगे और ज्यादा मजबूती से इसको पकड़ेंगे, जिसके कारण से ये जो एटम है उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी कारण से जो आपके एनायन जो कैटायन बनते हैं वो आपके पेरेंट एटम से उसका साइज कम होता है। और उसके हिसाब से इसका जो साइज का ऑर्डर है वो कुछ इस प्रकार से होगा, लिथियम पॉजिटिव से और एफ आर फ्रेंसियम पॉजिटिव तक ये जो है इंक्रीज होगा लगातार, ठीक है। और ये इंक्रीज होने का कारण यही है क्योंकि पीरियड में जब हम बढ़ते हैं तब तो वो डिक्रीज होता है, लेकिन ग्रुप में वो इंक्रीज होने का कारण है क्योंकि यहाँ पर लगातार जो आपका एटॉमिक नंबर है उसका जो
गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो एक्स्ट्रा सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा ऐड हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि लिथियम 3 है, उसके बाद सीधा सोडियम का 11 हो गया, फिर 19 हो गया पोटेशियम का, फिर रुबिडियम 37 हो गया। इस तरीके से जो है वो काफी बड़ा गैप आ रहा है, तो जो जो सेल्स हैं वो लगातार बहुत ज्यादा बढ़ती जाएंगी, तो इस कारण से जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो ऑब्वियसली कम होता चला जाएगा, इसलिए साइज बड़ा होता चला जाएगा। So group 1 atoms are the largest in their horizontal periods in the periodic table। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल, ओवरऑल पीरियोडिक टेबल के पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो ग्रुप 1 के जो एटम्स हैं वो सबसे लार्जेस्ट होते हैं, है ना। तो ये है दोस्तों एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। अब हम बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी की, ठीक है। आयनन ऊर्जा आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसको कहा जाता है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द एटम्स इन दिस ग्रुप आर appreciably lower than those for any other group in the periodic table। तो पीरियोडिक टेबल में हम जानते हैं, अगर हम किसी पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इन एलिमेंट्स की सबसे ज्यादा कम होती है, क्योंकि ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस ग्रुप के जो है वो सबसे लोअर आपके फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम द साइज ऑफ द एटम्स इंक्रीजेस। हम जानते हैं कि साइज ऑफ एटम जो है बहुत तेजी से बढ़ता है, और इस कारण से द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बिकम लेस स्ट्रांगली हेड, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है कि आइसोलेटेड जो गैसियस स्टेट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर एटम का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, आसानी से वो निकालना मतलब आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालना, जिसके कारण से जो एंथैल्पी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर अगर हम इस ऑर्डर को देखें तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो देख सकते हैं कि, और ये जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किलोजूल पर मोल में हम मापते हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार इसके अंदर एक डिक्रीज देखा जाता है। ये 520 है, फिर 495 हो गई, पोटेशियम पे यहाँ 418 हो गई, 402 हो गई, और सीजियम पे आपका 375 हो गई। तो इस तरीके से लगातार क्या हो रही है, गिर रही है। और यहाँ पर दोस्तों एक और बात आपको देखने को मिलेगी कि जो इनके बीच में जो गैप है वो भी काफी बड़ा है। देखिए सेकंड जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कितनी ज्यादा है, हालांकि इसके अंदर भी ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज देखा गया है, लेकिन इनकी वैल्यूज जो है इससे बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक बार जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो काफी टफ हो जाएगा, ठीक है ना। और इसलिए जो है एंथैल्पी जो है वो बढ़ जाएगी। ओके, तो ये आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन द आयनिक रेडियाई। तो आयनिक रेडियाई जैसे जैसे आपका इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपका जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है एल्कली मेटल्स की वो गिरती जाती है। हाउएवर आयनिक मोबिलिटी और कंडक्टिविटी मेजरमेंट इन द एक्वस solution gives result in the reverse order, so that cesium positive is greater than rubidium positive, greater than K positive and Li positive। तो बेसिकली जो आपका आयंस की मोबिलिटी के मोबिलिटी का एक्वस सॉल्यूशन में जो ऑर्डर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि सबसे ज्यादा जो है इसके जो आयंस होंगे इसकी मोबिलिटी होगी, फिर उसके बाद रुबिडियम, फिर आपके पोटेशियम, फिर लिथियम। द रीजन इज फॉर दिस इज दैट द आयंस आर हाइड्रेटेड इन द सॉल्यूशन। तो आप जानते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर आयन जो है वो हाइड्रेटेड होते हैं, और Li पॉजिटिव, सिंस Li पॉजिटिव इज वेरी स्मॉल, इट इज heavily hydrated in this increase the radius of the hydrated ions, hence it means it moves slowly। तो हाइड्रेट जब सॉल्यूशन के अंदर जो है वो आपका मेटल जो है वो ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाएगा, तो उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इसके कारण से वो स्लोली मूव होगा। इसके कारण से जो आपकी कंडक्टिविटी है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसी इसी वजह से जो है ये लिथियम पॉजिटिव की जो है यहाँ पर सबसे कम जो है मोबिलिटी है, क्योंकि वो उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो गया रेडियस का, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी, और ये इसके कुछ ऑर्डर दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। आयनिक रेडियस का है और आयनिक मोबिलिटी है। तो आयनिक मोबिलिटी जो है लगातार आपके इंक्रीज हो रही है ना। जो छोटे आयन्स हैं उसकी कम है, लेकिन जैसे जैसे आयन का साइज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ये आयनिक जो मोबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ओके, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम इनफाइनाइट रूप से डाइल्यूशन बढ़ा देते हैं तो तब उस स्थिति में ये दिखा रखा है। अप्रोक्स रेडियस ऑफ
हाइड्रेटेड आयंस वो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। आगे हम बात करेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अमंग अमंग द एल्कली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम आर सिल्वरी। तो ये सिल्वरी कलर के होते हैं ये चारों। और जो सीजियम है आपका वो गोल्डन येलो कलर का इसका अपीयरेंस है। ग्रुप वन एटम्स है वेरी लो डेंसिटी, तो इनकी डेंसिटी काफी लो होती है दोस्तों। एंड द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्कली मेटल्स आर लो ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। तो आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में एक ही इलेक्ट्रॉन है, निकालना आसान है। मेटेलिक जो बॉन्डिंग है वो आसान, मतलब थोड़ा वीक हो जाएगी इस वजह से वो, क्योंकि वो आसानी से निकल सकता है। और इसी कारण से जो एमपी यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है उसमें भी गिरावट देखने को मिलती है, तो अपेक्षाकृत ये कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण देखते हैं। द एल्कली मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड रिएक्ट डायरेक्टली विद द मोस्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स एंड मेनी कंपाउंड्स ऑन अ हीटिंग। तो हमने ये पहले भी बात की कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण ये हमेशा तैयार रहते हैं कि दूसरे एलिमेंट से क्या करें, तुरंत रिएक्ट करें या हीटिंग करने के बाद तुरंत जो है कोई कंपाउंड बना दें, ठीक है। लिथियम इज यूजुअली लीस्ट एंड सीजियम इज मोस्ट रिएक्टिव। तो सीजियम सबसे ज्यादा इसके अंदर रिएक्टिव होता है। इवन पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को हम देखते हैं तो वहां पर हमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो सीजियम ही देखने को मिलता है। क्योंकि जब हम ऊपर से ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, नीचे से सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर लगातार इंक्रीज देखने को मिलता है आपका रिएक्टिविटी के अंदर। तो इस तरीके से सीजियम क्योंकि सबसे नीचे है, और मैंने बताया ना उससे नीचे फ्रेंसियम है जो कि रेडियो एक्टिव है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो सीजियम यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख लेते हैं जो ये दिखाते हैं ग्रुप वन के एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पर ये 2m यानी कि मेटल्स है, मेटल की m यानी कि मेटल। जब हम इसका वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ये आपके मेटलेट हाइड्रोक्साइड जो है देता है, साथ के साथ आपके हाइड्रोजन निकलती है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं ये क्यों है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे कि आपने देखा होगा एन सोडियम जो मेटल है वो जब बनाता है NaOH, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। इसी तरीके से ये एल्कली मेटल्स क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाते हैं। अगर हम एक्सेस ऑफ डाइऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कराएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोनो ऑक्साइड जो है वो फॉर्म हुआ है। और उसी तरीके से अगर हम सोडियम की कराते हैं तो यहाँ पर पेरोक्साइड जो है वो फॉर्म हुआ है Na2O2। उसी प्रकार से अगर हम मेटल की जो है नॉर्मल, मतलब हम देखें कि कोई भी जो मेटल इस ग्रुप के अंदर है उसका ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने पर वो मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। तो वो आपका मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं, पेरोक्साइड भी बनाता है और सुपर ऑक्साइड बनाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मोनो ऑक्साइड है वो लिथियम के द्वारा बनाया जाता है, पेरोक्साइड जो है वो सोडियम के द्वारा बनाया जाता है, और जो सुपर ऑक्साइड है वो जो हायर एलिमेंट्स है जैसे कि आपका पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके द्वारा बनाया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम मेटल की हाइड्रोजन के साथ देखें तो मेटल हाइड्राइड यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। 2MH इसका मतलब मेटल हाइड्राइड बन रहा है एल्किली मेटल के साथ। जैसे कि आपका ये यहाँ पर नाइट्रोजन से अगर रिएक्ट तो नाइट्रोजन से तो यहाँ पर जो लिथियम है वो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। लिथियम और जो ग्रुप सेकंड के अंदर मैग्नीशियम है उसकी दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो लिथियम के साथ बहुत सॉरी नाइट्रोजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाते हैं, नाइट्राइड फॉर्म करते हैं। तो इसलिए इनके बीच में एक डायगोनल रिलेशनशिप होता है, ये हम आगे देखेंगे। इसी प्रकार से मेटल की अगर हम ये हेलोजन से कराते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेटल हेलाइड्स बनता है। जैसे कि क्लोरीन से कराएं तो आपका क्लोराइड बन गया, उसी प्रकार से अगर क्लोरीन से कराएं तो आपका क्लोराइड बन गया, आपका ब्रोमीन से कराने पर ब्रोमाइड बन गया, आयोडीन से कराने पर आयोडाइड बन गया। तो यहाँ पर कुल मिला के मेटल के आपके मेटल हाइड्राइड बनते हैं, ठीक है ना। मेटल हेलाइड्स बोलते हैं इनको, सॉरी। और ये आपका मेटल है, इसका जब हम अमोनिया से कराते हैं तो ये एमाइड बन रहा है MnH2 एंड आपके हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो इस तरीके से ये कुछ प्रमुख रिएक्शंस हैं जो आपके ग्रुप वन के एलिमेंट्स देते हैं, ठीक है। मतलब ये मुख्य रूप से इनके साथ रिएक्ट करके ये चीजें बनाते हैं, ये पूछा जाता है कई बार, ठीक है। या ये कई अदर क्वेश्चंस के अंदर या ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें ये काम आते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब हम अलग से देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन्स। तो हेलोजन्स के प्रति जो है रिएक्टिविटी क्या होती है। ऑल एल्कली मेटल रिएक्ट स्ट्रांगली विद हेलोजन्स
टू फॉर्म हेलाइड्स। तो आप जानते हैं यार, क्योंकि ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और हेलोजेंस को तो एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो जरूरत होती है, और जैसे ही उसे वो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, तुरंत रिएक्ट करेगा। इसीलिए स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे हेलोजेंस के साथ और मेटल हैलाइड्स बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कोई मेटल है जिसके अंदर ये एम कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। सॉरी, ये X2 जो है आपका हेलोजन है, ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। और ये मेटल, इसमें से आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब ये रिएक्ट करके ये बनाएगा 2mx टाइप के कंपाउंड बनाएगा। द हेलाइड्स आर आयनिक इन द नेचर एक्सेप्ट लिथियम हेलाइड। तो ये जितने भी हेलाइड इसके बनेंगे ये सारे आयनिक होंगे, लेकिन जिस इसमें जो सबसे आपका लिथियम का हेलाइड बनेगा, सब जो पहले ही एलिमेंट सबसे छोटा आपका, तो वो आपका उसके अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा जो बनेगा, है ना, लिथियम का हेलाइड। और वो बिहेवियर क्यों होगा? दिस बिहेवियर इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल साइज ऑफ लिथियम आयन। तो लिथियम आयन का क्योंकि एक साइज, स्मॉल साइज होता है, इसके आधार पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि साइज छोटा होने के कारण से दोस्तों ये इतना, इसका जो क्लाउड है इलेक्ट्रॉन का वो छोटा हो जाता है, और इस कारण से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे रिड्यूसिंग नेचर की। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर, द एल्कली मेटल्स हैव अ strong tendency to lose electron balance electrons in s orbitals in gaseous states due to low ionization enthalpy. Since it is much easier to remove the electron from the cesium atom than a lithium atom, so cesium is better reducing agent than the lithium. तो बेसिकली यहाँ पर जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है ये स्ट्रांगली शो करेगा, क्योंकि आसानी से जो गैसियस स्टेट है इसके अंदर इसकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है और इलेक्ट्रॉन से निकालना आसान होता है। अब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो आयन जो एटम का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, तो आपका जो सीजियम होगा उससे बहुत आसान होगा, बजाय किससे, लिथियम से। इसीलिए जो सीजियम है वहां उसकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद सेकंड पे आपका रुबिडियम, फिर आपका पोटेशियम, फिर आपका सोडियम और लास्ट में लिथियम। इस तरीके से इसका रिड्यूसिंग जो एजेंट का जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। और अगर हम इसके और एलिमेंट्स और प्रॉपर्टीज को देखते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे आपका ऊपर से नीचे की तरफ हम आते हैं तो मेटेलिक जो रेडियाई है वो कुछ इस प्रकार से है, वो लगातार इंक्रीज हो रही है। आयनिक जो रेडियस है उसके अंदर भी इंक्रीज देखा जाता है, डेंसिटी जो है उसके अंदर भी इंक्रीज देखा जाता है, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है इसके अंदर लगातार कमी है, डिक्रीज देखी जा रही है। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है उससे रिमूव करना बहुत आसान है, और इसी कारण से जो है इसके जो इसके अंदर जो मेटेलिक बॉन्ड है वो वीक पड़ जाते हैं, वीक मेटेलिक बॉन्ड है, जिसके कारण से इसके अंदर ये कमी देखी जा सकती है, क्योंकि साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेंड हैं इसके अंदर ग्रुप 1 एलिमेंट के अंदर देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। तो लिक्विड अमोनिया के साथ क्या कैसा बनाता है देखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज और कैटलिस्ट सच एज आयरन, द एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद लिक्विड अमोनिया टू फॉर्म अ मेटल एमाइड एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये एक आपको दिख सकता है कि ये आपने एक मेटल लिया है और ये कोई भी हो सकता है ग्रुप 1 का एलिमेंट। इसका जब हमने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो आपका ये आपका एमाइड बनाएगा। ठीक है, और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये अमोनिया के साथ, लिक्विड अमोनिया के साथ सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से देता है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम रिएक्शंस की समरी देखें कि ओवरऑल किस किस प्रकार की रिएक्शन दे रहा है, तो ये आप देख सकते हैं कि अगर हम मेटल के तौर पे कुछ भी लें, इनमें से आपका पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कुछ भी ले, तो यहाँ पर जब हमने इसका अमोनिया से कराया तो ये हम मेटल के एमाइड बना रहा है। अगर हमने इसके जो इसका डेरिवेटिव है इससे RnH2 इससे करवाने पर ये मेटल के एमाइन के डेरिवेटिव MnH स्टार R टाइप के जो एलिमेंट्स है वो बन रहे हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं ROH, तो अल्कोहल से रिएक्ट कराने पर ये बनाता है आपका MOR टाइप के कंपाउंड, यानी कि मेटल के एल्कोक्साइड बनाएगा। उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो और हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं, दोनों स्थिति में यहाँ पर अलग अलग होगा। एक तो एक तरफ बनेगा मेटल के
डाइऑक्साइड ये कुछ इस तरीके से बनेंगे, और मेटल के हाइड्रोक्साइड, लेकिन वाटर से जब रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पर हमने ये वाटर से रिएक्ट करवाया, मेटल के जो हमने डाइऑक्साइड बनाए, तो उसके बाद यहाँ पर ये पेरोक्साइड रिलीज हुआ और मेटल के हाइड्रोक्साइड फॉर्म होंगे। और यहाँ पर जो मेटल का हाइड्राइड है उसको जब हमने वाटर से रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पर भी मेटल के हाइड्रोक्साइड बनेंगे, लेकिन हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। तो ये दो एक अंतर है दोनों से, जब हमने वाटर से रिएक्ट कराया। दोनों स्थिति में आपके मेटल के हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं, चाहे आपने मेटल के डाइऑक्साइड से बनाया या आपके मेटल के हाइड्राइड से बनाया, लेकिन जो लिबरेट होगा वो एक बनेगा आपका पेरोक्साइड और दूसरी तरफ बनेगा हाइड्रोजन। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने के ऊपर आपके ये MHCO3 टाइप के जो कंपाउंड है, यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो बनाएगा। और साथ के साथ ये NaBC6H54 के साथ रिएक्ट करने पर ये Mb यानी कि मेटल, और ये MbC6H54 टाइप के कंपाउंड बनाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ रिएक्शंस हैं एल्कली मेटल्स की जो ये देता है। ये एक कंबाइंड रूप से हमने इसको देख लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। एल्कली मेटल्स फॉर्म कंपाउंड विच आर आयनिक इन नेचर, द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द सम कंपाउंड्स आर बिलो। तो हम जानते हैं कि आयनिक जो कंपाउंड्स हैं जो नेचर में उस तरीके के कंपाउंड ये फॉर्म करता है, जैसे कि NaCl आप देखते ही हैं, है ना। NaCl हो गया, तो ये कैसे आयनिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, सबसे पहले ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे। द टिपिकल ऑक्साइड M2O आर स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड एंड दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो बेसिकली इसके जो ऑक्साइड हैं, जब हम उनको वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो ये आपके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग जो बेस होते हैं वो बनाते हैं, जैसे कि Na2O। Na2O ये आपका सोडियम का ऑक्साइड है, और इसको जब हमने वाटर से रिएक्ट किया है तो ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। इसी प्रकार से पोटेशियम का ऑक्साइड को जब हमने वाटर से रिएक्ट कराया तो ये भी आपका स्ट्रॉन्ग जो है बेस इसने फॉर्म किया है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसके जो ऑक्साइड है उनको वाटर से रिएक्ट कराने पर ये आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस में बदल जाते हैं। आगे देखते हैं, ऑल पेरोक्साइड कंटेन्स। जो पेरोक्साइड उस तरीके से कंटेन होते हैं, आप जानते हैं कि O बॉन्ड O इस प्रकार के बॉन्ड होते हैं पेरोक्साइड के अंदर। दे आर डायमैग्नेटिक एंड आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर में। दे रिएक्ट विद वाटर एंड एसिड गिवन हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो ये हमने अभी ऊपर जो कंबाइंड रिएक्शन है उसके अंदर भी देखा कि जैसे ही हमने इसके जो ऑक्साइड होते हैं सोडियम का ऑक्साइड, इनको जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया मेटल के ऑक्साइड को, तो उस स्थिति में एक तो उसने मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाया जो हमने अभी देखा था, और दूसरा जो उसके अंदर पेरोक्साइड जो है वो रिलीज होगा, यानी दूसरा बनेगा, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़े हम, ग्रुप 1 हाइड्रोक्साइड आर थर्मली स्टेबल। जो ये हाइड्रोक्साइड बने हैं ग्रुप 1 के, ये थर्मली रूप से स्टेबल, काफी स्टेबल माने जाते हैं, इलिस्ट्रेटिंग दैट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ द मेटल्स। क्योंकि मेटल्स का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है। ऑन हीटिंग मैनी हाइड्रोक्साइड डिकम्पोजेज लॉसिंग वाटर एंड फॉर्मिंग द ऑक्साइड, द बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो बेसिकली इसके जो हाइड्रोक्साइड हैं वो जब हम इनको एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो ये आपके आपके साल्ट बनाते हैं और साथ के साथ वाटर रिलीज करते हैं, और ये जो रिएक्शन है ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, जिसमें कि आपका एसिड स्ट्रॉन्ग जो बेस है वो एसिड से रिएक्ट करके आपके साल्ट और आपके वाटर बना रहा है। तो ये आपके इनके प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। आगे देखते हैं, द बेस ऑल्सो रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इवन ट्रेसेस इन द एयर फॉर्मिंग द कार्बोनेट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका स्मॉल अमाउंट है, उससे भी अगर ये रिएक्ट होता है तो भी आपके कार्बोनेट बनाते हैं, जैसे कि Na2CO3 ये कार्बोनेट बन गया और वाटर निकल गया। द बेसेस लिबरेट अमोनिया फ्रॉम द अमोनियम साल्ट। तो अगर अमोनियम साल्ट से रिएक्ट करेंगे, NH4Cl अमोनियम साल्ट है, जब हमने इसे रिएक्ट कराया तो ये आपके एक तो बना अमोनिया, दूसरा NaCl सोडियम क्लोराइड बना, और H2 यानी कि वाटर मॉलिक्यूल बना। इस तरीके से आपका जो अमोनियम साल्ट है उससे रिएक्ट करने पर इसने अमोनिया रिलीज किया है, तो ये भी इनकी एक प्रॉपर्टीज के अंदर आएगा। नेक्स्ट देखिए, हैलाइड्स की बात करें अगर, एल्कली मेटल हैलाइड्स कैन बी प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स विद हैलोजेंस अंडर
अप्रोप्रिएट कंडीशंस। तो हमने देखा ये एल्कली मेटल्स हैं, इनको जब हम हेलोजन से रिएक्ट कराते हैं तो ये आपके हेलोजन के मेटल के जो है हैलाइड्स बना देते हैं। इन जनरल दे आर ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ एक्वस हेलोजन एसिड विद एल्कली मेटल्स ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट। तो अगर हम देखें कि ये जो एमएक्स टाइप के जो कंपाउंड है ये किस प्रकार से बनेंगे, तो अगर हम सबसे पहले ऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, मेटल के ऑक्साइड से, किसका, ये आपके हाइड्रोजन का, आपका हाइड्रोजन का हैलाइड है। तो ये एमएक्स टाइप का जो कंपाउंड है ये बन गया, यानी कि आपका मेटल का हैलाइड हैलाइड बन गया। अगर हम MOH यानी कि मेटल के हाइड्रोक्साइड को कराते हैं HX से, तो उस स्थिति में भी ये आपके मेटल हैलाइड बनेगा, वाटर निकलेगा। और तीसरा मेटल का कार्बोनेट, उस स्थिति में जबकि इसको हमने HX से रिएक्ट कराया तभी भी ये आपने MX टाइप का कंपाउंड यानी कि मेटल आपका हैलाइड्स बनाएगा, साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो ये कुछ यहाँ पर जो मेटल है ये कुछ भी हो सकता है, आपका सोडियम, आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आप जानते हैं। और हेलोजन में आपका फ्लोरीन, क्रोमिन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कली मेटल हैलाइड्स ऑलवेज शो द फॉलोइंग ट्रेंड। तो अगर हम बात करें ट्रेंड की, तो ट्रेंड क्या फॉलो करते हैं, जो ये हैलाइड बन रहे हैं इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका फ्लोराइड्स में देखने को मिलते हैं, क्योंकि साइज ऑफ अभी भी इसका छोटा ही है। आपके फिर आपके क्लोराइड जो है वो उसमें फिर उसका ब्रोमाइड और फिर आयोडाइड, इस प्रकार से ये आपका क्रम रहेगा जो ये बनेंगे, ठीक है ना। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वो ऊपर से नीचे तक जो है आपके इंक्रीज होगा, है ना, डिक्रीज होगा, सॉरी। सबसे ऊपर जो क्लोराइड है उसका सबसे कम है, फिर आपका क्लोराइड, उसके बाद ब्रोमाइड और फिर आयोडाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट एल्कली मेटल्स हैलाइड आर soluble इन वाटर गिविंग हाइड्रेटेड मेटल्स आयन एंड हैलाइड आयन। तो जितने भी ज्यादातर जो एल्कली मेटल्स हैं आप जानते हैं वो वाटर में soluble हैं और हाइड्रेटेड मेटल आयन एंड हैलाइड आयन को आसानी से फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखिए, साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ग्रुप 1 मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये हमने पहले भी बात की, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। देयर हाइड्रोक्साइड फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस, और इसके जो हाइड्रोक्साइड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर्म करते हैं, ये भी हमने देखा है। NaOH किस प्रकार से ये बना रहा है, KOH हो गया। दे रिएक्ट विद ऑल ऑक्सा एसिड टू गिव क्वाइट स्टेबल ऑक्सो साल्ट। तो ऑक्सा एसिड से जो है जब इनको रिएक्ट कराते हैं हम, तो ये ऑक्सोसाइड्स जो हैं उनको फॉर्म करते हैं जो कि काफी स्टेबल्स होते हैं। एसिड सच एज कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आर नोन एज ऑक्सो एसिड बिकॉज इन दिस कंपाउंड द एसिडिक प्रोटोन इन a hydroxyl group is attached to a atom that also bears an oxo group। तो जो ये ऑक्सो ग्रुप है ये किस प्रकार से इसके इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपका कार्बोनिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड होगा, ये सारे जो है ऑक्सो एसिड जो है वो फॉर्म होते हैं जब हम इसके मेटल से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। द कार्बोनेट आर रिमार्केबली स्टेबल, और जितने भी इसके कार्बोनेट्स बनते हैं मेटल के साथ वो भी काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन उन सब में जो लिथियम का कार्बोनेट है जैसे कि Li2CO3, ये कंसिडरेबली लेस स्टेबल होता है, डिकम्पोज मोर रेडिली, क्योंकि ये आपका गर्म करने पर ही जो है डिकम्पोज हो जाता है। आप देख सकते हैं ये तुरंत इसको जब हीट करेंगे तो ये इस प्रकार से Li2O यानी कि लिथियम का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाएगा। तो इस तरीके से जो लिथियम का कार्बोनेट है वो अपेक्षाकृत कम स्टेबल है बजाय बाकी के। बाकी जो अदर जो इसके कार्बोनेट बनेंगे जो कि आपका सोडियम का बनेगा या पोटेशियम का बनेगा या रुबिडियम का बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होंगे। ग्रुप 1 मेटल्स आर सो स्ट्रॉन्ग बेसिक दे ऑल्सो फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट्स, जैसे कि आपका NH4HCO3 ये एक बाइकार्बोनेट है, तो इस प्रकार के बाइकार्बोनेट्स भी ये फॉर्म करते हैं। एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, और ये सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपने सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो देखा होगा, कितने सारे जो है बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है और आसानी से फॉर्म होता है। बाइकार्बोनेट्स इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड टर्न्स इनटू कार्बोनेट ऑन जेंटल वार्मिंग। अगर हम मेटल के कार्बोनेट की बात करें
तो हीट करने पर ये आसानी से मेटल के कार्बोनेट के अंदर, ये आपका बाइकार्बोनेट है जिसके अंदर H बीच में अंदर आता है, ये बाइकार्बोनेट होते हैं। ये हीट करने पर आसानी से कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है आपके टूट जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। ऑल नाइट्रेट्स कैन प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ HNO3 ऑन द corresponding carbonate or the hydroxide and they all are very soluble in water. सो ये जो जितने भी हमने अभी अब बात की, नाइट्रेट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो HNO3 जो है उसका अगर हम कार्बोनेट से रिएक्ट करवाते हैं तो उस स्थिति में हम इसके नाइट्रेट फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आपका HNO3 है, तो इसका हमने जब इसके पोटेशियम के कार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे तो उस स्थिति में ये आपके मेटल का इसने नाइट्राइट बना दिया है, ठीक है। दूसरा, सोडियम का आपने नाइट्राइट को KCl से रिएक्ट कराया तो उस स्थिति में भी इसने मेटल का आपका नाइट्रेट बन गया। तो हम कुल मिला के जो नाइट्रेट्स हैं उनको फॉर्म कर सकते हैं HNO3 से या KCl से, ठीक है। और साथ के साथ ये NaCl बनेगा इसमें, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ग्रुप 1 nitrates are fairly low melting points solids and are strong amongst the most stable nitrates known. तो अगर इसके हम इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें, इनके लोएस्ट होते हैं, और जब हम इसके नाइट्रेट्स को इसका जो नाइट्रेट्स है उसको हीट करते हैं तो ये नाइट्राइट्स के अंदर चेंज होते हैं। आप देख सकते हैं ये NaNO3 नाइट्राइट्स है, और 500 डिग्री सेल्सियस पर जब हमने इसको हीट किया तो ये नाइट्रेट NaNO2 यानी नाइट्राइट्स के अंदर चेंज हो गया और ऑक्सीजन रिलीज हो गया। उसी प्रकार से ये सोडियम का जो नाइट्रेट, जब हमने इसको 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया तो ये आपका मेटल यानी कि सोडियम का ऑक्साइड बना दिया, साथ के साथ वाटर और N2 यानी कि नाइट्रोजन रिलीज हुआ। तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टी होगी नाइट्रेट्स की, ठीक है ना। इसका जो मेल्टिंग और पॉइंट है वो अपेक्षाकृत कम होता है बाकी मेटल्स से। नेक्स्ट देखिए, आगे हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो जो हमने बात की थी कि जो लिथियम है दोस्तों और मैग्नीशियम है, उन दोनों के बीच में जो है काफी सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, है ना। आप जानते हैं कि जो ग्रुप 1 के मेटल्स हैं उनके ग्रुप 2 से जो ये डायगोनल रिलेशनशिप है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, और उसके कई कारण हैं, ठीक है। तो क्या क्या सिमिलैरिटी इसके अंदर पाई जाती है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें, बोथ हैव ऑलमोस्ट इक्वल साइजेस। तो साइजेस में आपका लिथियम पॉजिटिव में आप एटॉमिक रेडियाई की बात करें 0.76 एंगस्ट्रॉम है, और Mg2 पॉजिटिव की देखें तो 0.72 एंगस्ट्रॉम है। ये आपस में बहुत ज्यादा क्लोज है, काफी एक दूसरे से क्लोज इसकी रेडियाई। अगर हम बात करें, बोथ रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड बट डू नॉट गिव एनी peroxide और सुपर ऑक्साइड इवन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो ये दोनों ही आपका लिथियम और मैग्नीशियम है दोस्तों, यहाँ पर ये ऑक्साइड तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आसानी से ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन पेरोक्साइड नहीं बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड भी नहीं बनाते हैं। तो इस स्थिति में भी ये दोनों काफी सिमिलर हो जाते हैं। फिर बोथ रिएक्ट डायरेक्टली विद नाइट्रोजन फॉर्मिंग नाइट्राइड्स, दैट इज LiN3 Mg3N2। तो आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन से दोनों ही बहुत रेडिली जो है आपके रिएक्ट करके नाइट्राइड्स बनाते हैं, जैसे कि आपका ये लिथियम का हो गया और ये मैग्नीशियम। और उसके अलावा दे आर लेस स्टेबल इन वाटर, दोनों ही वाटर के अंदर काफी लेस स्टेबल हैं। द कार्बोनेट्स ऑफ द लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज ऑन हीटिंग CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही आपके हीटिंग करने के ऊपर डिकम्पोज हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में को देते हैं, और साथ के साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट को फॉर्म नहीं करते हैं। उसके अलावा द हैलाइड्स ऑफ लिथियम आर कोवेलेंट इन कैरेक्टर, जो हमने पहले भी बात की थी कि इसके बाकी के हैलाइड्स तो आपके सारे आयनिक होते हैं, लेकिन जो लिथियम का साथ हैलाइड बनेगा वो कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है, लाइक द हैलाइड ऑफ Mg, और Mg में भी ये सेम रिलेशन होता है। हैंस सॉल्यूबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि आप बात करें क्लोराइड्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर soluble in ethanol and crystallize form aqueous solution
टू फॉर्म हाइड्रेट्स दैट इज LiCl2 2H2O MgCl2 8H2O। तो आसानी से ये जो एक्वस सॉल्यूशन है उसके अंदर हाइड्रेट बनाते हैं दोनों, और साथ के साथ ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है उसके अंदर सॉल्युबल हैं दोनों के दोनों। तो ये सारी आपकी इसके अंदर सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन वही है, द सिमिलरिटी बिटवीन द लिथियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड अ डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये डायगोनल जो रिलेशनशिप है ये लिथियम से शुरू होता है और कार्बन जो 14th ग्रुप है वहां तक जाता है, और आपके मेनली जो ये आपका लिथियम और मैग्नीशियम हो गया, बेरिलियम एल्यूमिनियम हो गया, बोरोन आपका सिलिकॉन हो गया, इनके बीच में ये रिलेशनशिप देखने को मिलता है। और ये इसका कारण क्या है? द डायगोनल रिलेशनशिप अराइजेज बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ बोथ साइजेस एंड चार्जेस ऑन मूविंग डायगोनली रिमेन साइजेस रिमेन नियर द सेम। ठीक है, तो हमने पहले भी बात की थी दोस्तों कि यहाँ पर जब हम पीरियड में आपका लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो आपके जो साइज ऑफ एटम है वो डिक्रीज होता है ना। यहां से यहां तक हम जब बढ़ते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो साइज ऑफ एटम के अंदर डिक्रीज देखने को मिलता है, डिक्रीज, है ना। और जब हम यहां से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो क्योंकि आपके जो एटॉमिक क्या कहते हैं उसका जो सेल्स हैं वो उसमें तेजी से वृद्धि होती है, एटॉमिक नंबर में वृद्धि होने के कारण, तो इस कारण से साइज ऑफ एटम तेजी से बढ़ता है। तो यहाँ पर लिथियम से आप जब इधर को आएंगे तो इसमें साइज में डिक्रीज हुआ है, लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल जो ये इंक्रीज और डिक्रीज है ये बराबर हो जाता है, और यहाँ पर ये जो डायगोनल है लिथियम के डायगोनल पे Mg एलिमेंट है इसका साइज इसके ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में इसका साइज जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ होगा, लेकिन यहाँ से नीचे आने में वो अगेन इंक्रीज हो गया। यहाँ से यहाँ तक आने में वो जितना डिक्रीज हुआ होगा लेकिन वो यहाँ से नीचे आने में उतना इंक्रीज हुआ है, तो ओवरऑल इसका डायगोनल रिलेशनशिप बन गया। ठीक है, द डायगोनल रिलेशनशिप अराइजेस बिकॉज ऑफ इफेक्ट बोथ एंड साइज एंड चार्ज। तो जो डायगोनल रिलेशनशिप है इसके लिए दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल है, साइज भी और चार्ज ऑन द एटम्स भी। ऑन मूविंग डायगोनली साइज रिमेन्स नियरली द सेम। It is sometimes suggested that the diagonal relationship arises because of diagonal similarity in the electronegative values। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज को भी अगर हम देखें, डायगोनली देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी 1 है, इसकी 1.2 है, 1.5 है, ऑलमोस्ट इसकी 1.5 है, 2 है, इसकी 1.8 है। तो कुछ हद तक जो है इसकी जो सिमिलरिटी है वो देखी जाती है, खासकर जो ये बेरिलियम और आपका एल्यूमिनियम है इनके बीच में सिमिलरिटी के लिए इसी को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि ऑलमोस्ट सेम जो है आपकी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, तो ये था आपका डायगोनल रिलेशनशिप। तो ट्रेंड तो आप समझ ही गए होंगे बेसिकली कि जो आपके ग्रुप 1 है उसमें क्या ट्रेंड फॉलो होते हैं। अब हम बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम। सोडियम के कुछ कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं, जिसमें कि आप सोडियम कार्बोनेट को सबसे पहले देखते हैं कि Na2CO3 होता है, जिसको वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा NaCl यानी कि साधारण जो नमक होता है इसका सूत्र होता है NaCl। तो ये सबसे ज्यादा जो है फॉर्म होने वाला कंपाउंड है। यूज अब जो सोडियम कार्बोनेट है इसका जो 50% है प्रोडक्शन है वो लगभग यूज होता है किसके अंदर? ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है। दूसरा आपका ये जो बहुत ज्यादा इसका स्टेबल कंपाउंड है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaH, जिसको कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है आपका, जिसको बेकिंग सोडा NaHCO3 के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं किसके? आपके सोडियम के। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने सोडियम के बारे में बात की क्योंकि ये सबसे ज्यादा इसके ही कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस की। Analysis of the fluids inside and outside animal cell shows that ion transport really does occurs। तो ये हम जान चुके हैं कि भाई सेल, एनिमल जो सेल है उसके अंदर आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है। इन एनिमल सेल्स द कंसंट्रेशन ऑफ K पॉजिटिव इज अबाउट 0.15 m यानी कि मोल, एंड Na पॉजिटिव इज अबाउट 0.01 m। तो इतनी इसकी एनिमल के अंदर, एनिमल जो सेल होती है उसके अंदर कंसंट्रेशन होती है K पॉजिटिव और Na पॉजिटिव की। और इन बॉडी फ्लूइड्स द कंसंट्रेशन ऑफ K पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव आर अबाउट 0.003 m एंड 0.1 m रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली
इन कंसंट्रेशन का क्या अंतर होता है, इससे क्या होता है, द डिफरेंस रेशियो Na positive to K positive inside and outside the cell produce an electrical potential across the cell membrane which is essential for the functioning of nerves and muscle cells. तो नर्व्स और मसल सेल्स के लिए जो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होता है मसल्स के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है. K positive ions inside the cell essential for the metabolism of the glucose, the synthesis of protein and the activation of some enzymes. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके द्वारा हम Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव के महत्व को समझ सकते हैं, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. ठीक है, ये एंजाइम्स को भी जो है एक्टिवेट करने में काफी हेल्प करते हैं. तो यही हमारे जो ग्रुप 1 है उसके अंदर हमने सारी बातें जो है दोस्तों डिस्कस कर लिए. और अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एल्किली जो अर्थ मेटल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना काफी है. थैंक यू सो मच. गुड नाइट.